हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। जैसे कि आप जानते हैं कि यार पूरी सीरीज चल रही है वीडियो लेक्चर्स की, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पहले करा दिए और प्रोबेबिलिटी मैंने कराया था आपको लास्ट टाइम, आपको याद होगा यार। प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी हमने पूरा करा दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ने अच्छे से उसको पढ़ा होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को, प्रोबेबिलिटी को। उसके बाद क्वेश्चंस हमने इनफ क्वेश्चंस कराए हैं और बहुत मस्ती से वो टॉपिक पूरा हुआ है, ठीक है। अब चूंकि प्रोबेबिलिटी के आगे का ही पार्ट जो है आपका, यानी कि उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपका स्टैटिक्स आता है, तो आपके एग्जाम में स्टैटिक्स किस तरीके से पूछा जाता है उसके ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है ना। तो आज हम स्टैटिक्स लेकर के आए ठीक है ना। आज हम यहाँ पे आपके सामने स्टैटिक्स लेकर के आए हैं, ओके, जिसका आज लेक्चर 1 होने वाला है, ठीक है ना। तो आज लेक्चर 1 है स्टैटिक्स का आपका, और अगेन लेक्चर 1 है तो इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक्स क्या होता है, किस चीज़ की स्टडी है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरीके से इसको प्रैक्टिस में यूज करा जाता है अलग अलग, उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे और इसके बारे में सीखेंगे। जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी का भी रोल यहाँ पे आता है जब डिस्ट्रीब्यूशन का केस होता है, तो एक्चुअली में उसका एक्सटेंशन ही मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी का ही। बट ठीक है, आपके एग्जाम में जिस हद तक ये पूछा जाता है उतना ही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और उतना ही हम लेकर के जाएंगे। हालांकि इसमें जानने को बहुत कुछ है, बट फिर भी स्टिल हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टैटिक्स का लेक्चर 1 है आज। आज के लेक्चर में हम जो करने वाले हैं यार, आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे एक्चुअली में स्टैटिक्स है क्या, है ना। हालांकि पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है ना, बचपन में भी पढ़ा है, क्लासेस में भी पढ़ा होगा, और आई थिंक मतलब कि कॉमर्स वगैरह के बैकग्राउंड में तो इसका बहुत यूज होता ही है ऑफ कोर्स। और इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग अलग चीज़ों में किस तरीके से होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो इंट्रोडक्शन आज इसका रहने वाला है। इंट्रोडक्शन के बाद ऑफ कोर्स जो उसके बेसिक कंपोनेंट है उसके ऊपर बात करेंगे, मतलब एकदम बेसिक के ऊपर जाएंगे, बिल्कुल बेसिक वाले जो बिल्कुल शुरू में मीन मीडियन मोड, इसके बारे में बात होगी आज के लेक्चर में। मीन मीडियन मोड, इसके बारे में आज बात होगी। रॉ डाटा और ग्रुप, रॉ डेटा का जो रहता है मीन वगैरह सबका ही, मतलब मीन मीडियन मोड का रॉ और ग्रुप्ड डेटा किस तरीके से आता है। कंफ्यूजन बच्चों को यहीं पे होता है कि ग्रुप्ड जब पूछ लेता है तो भाई किस तरीके से निकालना होता है। तो इन चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में बात होगी। उसके अलावा जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, इसका एक लेक्चर और जाएगा, वहाँ पे हम बात करेंगे इसके बेसिक स्ट्रक्चर और बाकी की चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में आपको मोटा मोटी ये सब मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको दूं तो स्टैटिक्स से आप क्या समझते हो यार, है ना। स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस यू कैन से, और ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, और ब्रांच ऑफ सीधी सी बात है प्रोबेबिलिटी। जिस भी आपको स्टडी करना चाहो उसके अंदर आप इसको रख के स्टडी कर सकते हो। ये एक ब्रांच है जहाँ पे हम एक बड़े डेटा को स्टडी करते हैं। ध्यान रखना, बड़े डेटा को स्टडी करना। अब इसका जो प्रैक्टिकल यूज है यार, ये कई जगह पे हो सकता है। बड़े डेटा को स्टडी करना, जैसे अभी पैंडेमिक के टाइम पे हमारा इतना बड़ा लॉस हुआ है या कोरोना वगैरह आया हुआ है, तो इतना बड़ा डेटा बन के आ रहा है इंडिया का कि भाई कितने लोगों को कोरोना है, कितनों को नहीं है। तो उसकी स्टडी करने में, है ना, निकालने में, उसका एवरेज वगैरह निकालते हैं। मतलब अगर मैं आपको आइडिया दूं स्टैटिक्स की, अगर मैं बात करूं तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा डेटा है जिसके बारे में हम एग्जैक्टली हमें प्रेडिक्शन लगानी है कुछ, कि ठीक है कितने टाइम में होगा। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, मेडिकल लाइन में बहुत सिंपल सा प्रेडिक्शन लगाते हैं ना कि सेकंड वेव कब आ रही है, थर्ड वेव कब आ रही है। अब वो सही हो रहा है गलत हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ठीक है, प्रेडिक्शन लगा के बताते हैं कि ठीक है अगर ऐसा ऐसा चला तो थर्ड वेव ऐसे ऐसे आएगी, इतने इतने केसेस आते हैं। तो वो कई न्यूज चैनल्स पे आपने देखा होगा, वो पहले ही बता देते हैं, है ना। न्यूज चैनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनका जो सोर्स होता है, यानी कि कई हॉस्पिटल्स वगैरह वो पहले ही बता देते हैं, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज पहले ही बता देती है कि भाई इतना इतना उम्मीद है, इसको जरा सुधार कर लो। अगर सुधार नहीं कर तो इतना आ जाएगा। वो ठीक कर लेते हैं बाद में, फिर थोड़ा कम ही रहता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, वो एक अलग बात है, बट वो एक अंदाजा लगा देते हैं। तो वो जो अंदाजा लगता है ना, वो इतने बड़े डेटा की स्टडी करने के बाद अंदाजा लगाना कि ठीक है प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी समझ लो, संभावना, कि इस संभावना मतलब इस तारीख के आसपास थर्ड वेव आ रही है या फोर्थ वेव आ रही है, सेकंड वेव आ रही है, अलग अलग कंट्रीज की बात मैं कर रहा हूँ, भगवान ना करे आए। तो वो स्टडी और वो प्रेडिक्शन कैसे लगाते हो, वो आप डेटा को स्टडी करके अच्छे से प्रेडिक्शन करके तब आप बताते हो कि हाँ ठीक है यार ऐसा ऐसा होने वाला है। अब वो मेडिकल के क्षेत्र में मैंने कुछ एग्जांपल बता दिया, साइंस के क्षेत्र में ऐसा ही एग्जांपल आपका चलता है क्या, शेयर मार्केट्स वगैरह में, है ना। वहां पे भी बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के क्या होते हैं, हमारे पास डेटाज होते हैं, ठीक है। तो उनकी स्टडी करना और बताना कि ठीक है यार प्रेडिक्शन की, ठीक है ओके, ये कहाँ पे किस तरह से जा सकता है। मैं शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ कि प्रेडिक्ट करना वहां पे डायरेक्टली, वहां पे तो काफी सारे फैक्टर आ जाते हैं डायरेक्टली, सिर्फ इसके ऊपर नहीं। बट हाँ, ये भी एक फैक्टर वहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है कि अगर किसी कंपनी की ग्रोथ वगैरह प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि ठीक है हाँ यार इसका डेटा जो है मीडियन कहाँ जा रहा है, मतलब इसका जो मीन है वो कहाँ जा रहा है। अब मैंने पहले ही बता दिया मीन मीडियन इस तरीके से बात कर रहा हूँ। तो यही सब चीजें देखने के लिए एक नई ब्रांच का इंट्रोडक्शन किया गया है जिसका नाम है स्टैटिक्स। समझ रहे हैं आप? तो ठीक है, तो
आप इसको समझिए स्टैटिक्स क्या है। तो स्टैटिक्स अच्छे से लिखवाता हूं मैं आपको सिंपल तरीके से, इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसको मैथमेटिक्स की ही ब्रांच मानो, क्योंकि यहाँ पे हम उसी तरीके से पढ़ रहे हैं जिसका हम कई जगह पे यूज करते हैं, इसलिए आपको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच, ध्यान से देखिएगा, अब मैथ है तो क्या देगा, टूल देगा। मैथ है तो क्या देगा, टूल देगा। विच गिव्स अस टूल्स, है ना, क्या क्या देगा, ये टूल्स देगा आपको। विच गिव्स अस टूल्स टू डील विथ, विच गिव्स अस टूल टू डील विथ लार्ज, बहुत बड़े डेटा। तो जब मैं लार्ज की बात करूं तो मतलब हमें बहुत बड़े की बात हो रही है, लार्ज डेटास। एंड डिराइव, अब डेटा थोड़ी ना लेके हम कुछ मतलब कर लेंगे, उससे क्या करना पड़ता है, डिराइव करना पड़ता है। एंड डिराइव मीनिंगफुल, यानी कि जो हमारे लिए यूजफुल हो, ऐसा। एंड डिराइव मीनिंगफुल कंक्लूजन, सिंपल सी बात है, मीनिंगफुल कंक्लूजन अबाउट द डेटा। बहुत सिंपल बात है, समझ में आई बात। तो स्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जहां पे हम बड़े डेटा को स्टडी करते हैं। अब वो बड़ा डेटा कोई सा भी हो, मरीजों का नंबर हो, किसी देश की जनसंख्या हो, या फिर किसी कंपनी का रेवेन्यू जो हजारों लाखों करोड़ों में होता है, जैसे कि रिलायंस की अगर आप बात करें तो लाखों करोड़ों का रेवेन्यू वगैरह है उनके, ठीक है ना। तो और या फिर आपकी किसी देश की जीडीपी, है ना। तो अधिकतर ये आपका जो है कॉमर्स वगैरह में बहुत अच्छे से यूज करा जाता है इसका। बट जरूरी नहीं सिर्फ कॉमर्स में ही ये सीमित है, ये हर जगह पे है। तो ये हर जगह पे है ये चीज, तो इसलिए हमको सीखना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एमबीए में भी सिखाते हैं, हर जगह पे ये चीज सिखाई जाती है, ठीक है। सो स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच गिव्स अस टूल्स टू डील विथ लार्ज डेटा एंड डिराइव मीनिंगफुल कंक्लूजन अबाउट द डेटा। तो उस डेटा की स्टडी करना ही स्टैटिक्स आपका कहलाता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ओके भाई, अब यहाँ पे एक बात तो बता दी मैंने कि भाई मीनिंगफुल वो निकालना है, कंक्लूजन निकालना है। तो डेटा को स्टडी करने के लिए क्या चीज होनी चाहिए, सबसे पहले अपने दिमाग में जरा ये चीज सोच के चलो कि भाई क्या होना चाहिए। तो मैं अगर बोलूं कि दो बातें इंपॉर्टेंट है किसी भी बड़े डेटा को, मतलब मोटा मोटी एक मोटी सी बात लेकर के आओ दिमाग में, मोटा मोटी सिर्फ दो बातें इंपॉर्टेंट है किसी बड़े डेटा को समझने के लिए। एक तो क्या, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर रिलायंस या हम किसी कंपनी का नाम लें, कोई XYZ कंपनी है जिसका कोई है टर्नओवर है आपका 20,000 करोड़ रुपए है, ठीक है ना। तो 20,000 करोड़ रुपए मतलब हमेशा तो उतना नहीं होगा, तो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी एक रहती है। हम पिछले डेटा को स्टडी करके हम एक अंदाजा लगा के आ रहे होते हैं कि ठीक है हाँ यार, कहीं पे 18,000, कहीं पे 15,000 करोड़, कहीं पे 20,000 करोड़, इस तरह से कहीं ना कहीं इसका जो है 15, 16, 17 के आसपास का मीन बैठ रहा है। तो हम क्या निकालते हो, मीन या मीडियन या मोड, जो बोला वो मीन मीडियन मोड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ वो सेंट्रल टेंडेंसी पता चलती है कि ठीक है हाँ ये कंपनी जो है इसके आसपास ही करेगी, कुछ प्लस कुछ माइनस, समझ लो, कुछ बीच का एक रास्ता होता है ना। जैसे आपका भी है ना कि आप जैसे मानते हो कि ठीक है हाँ मेरे नंबर जो है इतने आ जाएंगे यार, है ना, कि 100 में से 80 आ जाएंगे, प्लस माइनस 10 ऊपर नीचे, प्लस माइनस 5 ऊपर नीचे, लेकिन वो तो फिर भी चलो आपको पता होता है। लेकिन आप तब भी इतने छोटे से 100 में से लेके आने में भी आप श्योर नहीं होते। सोच के देखो जहां पे इतना बड़ा नंबर है, हजारों करोड़ों में नंबर है ना, मतलब 10,000 करोड़, सोचो कितना बड़ा नंबर है, कितने जीरो आएंगे, ठीक है ना। मैं नहीं बता रहा हूँ कि कितने जीरो आएंगे, जो बात है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कितना बड़ा नंबर है एक्चुअली। तो वो जो इतना बड़ा नंबर की बात वो यहाँ पे कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, तो मेरे भाई उसकी सेंट्रल टेंडेंसी पता होना बहुत जरूरी है कि वो नंबर किस तरफ जा रहा है ना। यानी कि वो नंबर का जो डेटे का पूरा आपका सेंट्रल है वो किस तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें पता चलेगा कि भाई उसका एवरेज, मतलब एवरेज की तरह मान लो कि वो 15, अगर वो 15 है ना, तो ठीक है अगली बार 16 हो रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर अगली बार उसका सेंट्रल टेंडेंसी जो 14 की तरफ आ रहा है, तो फिर वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये पता चलना बहुत जरूरी है। अब वो एक एक पैसे को तो काउंट करेंगे नहीं, तो वो सेंट्रल टेंडेंसी को काउंट करेंगे। यहाँ पे मैं कॉमर्स का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से कोरोना में हमारे पेशेंट्स को भी, हमारी देश की जनसंख्या को भी देखा गया, समझ रहे हो आप। तो ये पहली बात होगी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये पहला चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या, अब वो सेंट्रल टेंडेंसी से कितना दूर जा रहा है ना। सेंट्रल टेंडेंसी तो एक है, अब आप इसको ना, अब आपने बोलोगे सर ये तो एवरेज ही तो है, नहीं भाई एवरेज इतनी आसानी से मत बोल देना, एवरेज इतना आसानी से मत बोल देना, क्योंकि जब बड़े डेटा की बात हो रही है तो सिर्फ एवरेज के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। अभी समझोगे, इसीलिए तो पूरी मैथमेटिक्स है, इसलिए तो टूल्स है यहाँ पे। तो सिर्फ एवरेज से काम नहीं चलना था यहाँ पे, इसलिए हम एवरेज नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, सेंट्रल टेंडेंसी बोल रहे हैं। एवरेज के नाम पे भी 2-3 टूल मिलेंगे अभी आपको, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो वो आपका मतलब कि ये कहानी इस तरीके से कहता है। अब उसका कितना इधर उधर जा रहा है अपने मीन से, सेंट्रल टेंडेंसी से कितना इधर उधर जा रहा है,
उसके उसको भी मापना जरूरी है ना, कि वो कितना गलत हो सकता है, कितना सही हो सकता है, कितना ऊपर नीचे हो रहा है। दैट इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, मतलब वो कितना इधर उधर जा रहा है। बस पूरी स्टैटिक्स की कहानी इन दो चीजों के ऊपर ही आपकी चलती चली जाएगी, समझ रहे हो? ये दो बातों के ऊपर ही पूरी की पूरी कहानी आपकी चलेगी, पूरी की पूरी स्टैटिक्स की। समझ रहे हो? सो बॉस, पहली चीज क्या है? यस, पहली चीज क्या है इसकी? मेजरमेंट ऑफ, है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि भाई उसकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, उसका मेजरमेंट करना, कि भाई मतलब किस तरफ जा रहा है। समझ में आई ना बात, या नहीं आई? तो पहली चीज तो ये, अगर इसको हम एग्जांपल की तरह, मतलब कि हम बता सके, अगर इसको पूरा प्रॉपरली हम इसको अगर डिफाइन कर पाए, तो हम इसको बता सकते हैं कि ये क्या है। ये जो है सेंट्रल टेंडेंसी से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बता देता हूं एक बार। तो सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना, मीजर्स, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी इंडिकेट्स द द एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? एवरेज वैल्यू, लेकिन अगेन यहां पे वो सिंपल वाला एवरेज मत समझना, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है, ठीक है ना, और भी फैक्टर इसमें आएंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा, वेयर, यानी कि सिंपल वाला एवरेज मत समझना, वेयर एवरेज जो ये मैंने लिखा है, बाकायदा कॉमा से लिख रहा हूं, एवरेज इज अ जेनरिक टर्म यूज। समझ रहे हो? यानी कि बहुत जनरल टर्म है, लिटरली एवरेज मत उठा लेना, इसका मतलब इज अ जेनरिक टर्म, है ना, यूज्ड टू इंडिकेट। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यानी कि सिंपल सिंपल एवरेज की बात नहीं कर रहा है, ये कुछ और ही है। इज अ जेनरिक टर्म टू इंडिकेट अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, या आप बोल सकते हो रिप्रेजेंट, इंडिकेट अ वैल्यू दैट डिस्क्राइब द जनरल सेंटर ऑफ डेटा, दैट डिस्क्राइब द जनरल सेंटर ऑफ डेटा। समझ में आई आपको बात या नहीं आई? तो यानी कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की अगर मैं बात कर रहा हूं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात मैं कर रहा हूं, तो वो क्या कहता है कि भाई ये एक तरीके से एक बड़े डेटा का एवरेज ही बता रहा है, लेकिन जेनरिक टर्म है एवरेज, यानी कि उसको लिटरल एवरेज मत मान लेना, ठीक है ना। ये जनरली क्या बताता है? सेंटर ऑफ डेटा बताता है, कि ठीक है इस डेटा का सेंटर कहां पे है ना, किस तरफ जा रहा है। सेंटर पता चल गया तो भाई ठीक है, हर तरफ हर चीज पता चल जाएगी, ठीक है, वो किस तरफ क्या क्या मूव कर रहा है, क्या क्या उसका हिसाब किताब, क्या क्या उसकी कहानी होने वाली है, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो हम कहते हैं, दैट इज द मीजर ऑफ डिस्पर्शन। मीजर ऑफ डिस्पर्शन, समझ में बात? अभी डिस्पर्शन क्या है मैंने बताया था, अभी भी मैं बता चुका हूं कि भाई दो ही कहानी होती है, एक तो सेंट्रल टेंडेंसी और उसका कितना इधर उधर भटका हुआ है वो। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। सो डिस्पर्शन measure, पूरा प्रॉपर डेफिनेशन लिख लीजिए, इज द कैरेक्टरिस्टिक द एक्सटेंट टू विच डेटा आइटम, ध्यान से देखिएगा, डेटा आइटम, उसमें जो भी आइटम है, डिफर फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी। समझ में आई बात या नहीं? फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी। सिंपल, यानी कि ये सिर्फ इतना बताता है कि भाई हमारे पास जो है कि क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके से हमारा, मतलब कि डिस्पर्शन इन द सेंस कि सेंट्रल टेंडेंसी में से जो हमारा एवरेज है उससे कितने आइटम हमारे डिफर कर रहे हैं, मतलब वो सेंट्रल टेंडेंसी को कितने आइटम नहीं मान रहा है, तो उसका मेजरमेंट हमारा कहलाता है क्या? हमारा डिस्पर्शन, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहां पे, ठीक है, कि इन दोनों फैक्टर्स को लेकर के अगर मैं बात करूं,
ओके, सो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको एक चीज बहुत बढ़िया सी। तो यानी कि यहाँ पे एक चीज तो होगी हमारे पास, क्या एक चीज होगी हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी, कि आपका डेटा किस तरफ जा रहा है, और एक हो गया आपका डिस्पर्शन। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये आपका जनरली बताता क्या है, एवरेज इन अ जेनरिक टर्म, और ये क्या बताता है आपका डिफरेंस इन अ जेनरिक टर्म। तो अब ये क्योंकि बड़े डेटा की बात है तो जेनरिक टर्म अगर सिंपल होता तो हम सीधे सीधे एवरेज ही बोल देते, हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात क्यों करते हैं। तो क्योंकि ये अलग है इसलिए अब सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए अलग अलग फैक्टर्स हैं, है ना। सेंट्रल टेंडेंसी को सिर्फ यानी कि उसका एवरेज को मेजर करने के लिए सिर्फ एक ही चीज नहीं होगी, इसको इसको देखने के लिए अलग अलग बातें हैं। एक तो सबसे सिंपल वही जो आप समझ रहे थे इसे, क्या, दैट इज अर्थमेटिक मीन, या सिंपल भाषा में अगर इसको बोले तो मीन, है ना। सबसे पहले तो मीन, वही जो एवरेज आप कह रहे थे, तो ये तो टूल हमेशा रहता ही है ना, लिटरली। उसके बाद सिर्फ मीन से काम नहीं चलता है बड़े डेटा के केस में, यहाँ पे आपको दूसरा भी फैक्टर लाना पड़ता है, दैट इज मीडियन। और सिर्फ इन दो से नहीं, तीसरा भी एक फैक्टर आता है, दैट इज मोड। तो मीन तो सबको पता ही है अर्थमेटिक मीन, बट फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। और मीडियन अलग है, फिर मोड अलग है। इनमें क्या क्या अंतर है, ये एक सिंपल डेटा के लिए किस तरह काम करते हैं और एक ग्रुप्ड डेटा के लिए किस तरह काम करते हैं, आज के लेक्चर में यही हम जानने वाले हैं, है ना। तो आज के लेक्चर जो है सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में ही हम जानने वाले हैं, ठीक है ना। अगर मैं डिस्पर्शन की बात करूं भाई, तो यहां पे भी कुछ आपके फैक्टर्स हैं जो कि आते हैं, यानी कि यही टूल्स तो है ना जिनकी स्टडी करनी है। तो यहां पे भी कुछ फैक्टर्स आते हैं डिस्पर्शन के अंदर। पहला फैक्टर आता है आपका डिस्पर्शन के अंदर, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन, नाम से पता चला स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि कितना स्टैंडर्ड डेविएशन हो रहा है, मतलब कि कितना डेविएट कर रहा है सेंट्रल टेंडेंसी से। तो पहला टूल ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आता है, वेरिएंस, अगेन इंपॉर्टेंट। तो ये सब टूल्स हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चों का आया था ना, तुम लोग क्या करते हो यार कि फॉर्मूला याद कर लिया, बात खत्म। अरे उसकी फीलिंग समझो ना कि ये है क्या, किस चीज के लिए कर रहे हो ये, फिर उसके बाद फॉर्मूला यूज करो, सब कुछ बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरिएंस, और फिर उसके बाद फाइनली आपके पास आता है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। सो ये तीन आपके एग्जांपल है जहां पे आप डिस्पर्शन मेजर करते हो, और ये तीन एग्जांपल है जहां पे आप सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। तो भाई यही कहानी है आपकी पूरी की पूरी स्टैटिक्स की। अब इन्हीं के आसपास आपका पूरा पूरा स्टैटिक्स घूमता है, मतलब कि जो सिंपल मैं बात करता हूँ। इसके आगे बात डिस्ट्रीब्यूशन की भी होती है, अलग अलग टाइप के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, दैट इज ऑल्सो, वो भी पिक्चर में आते हैं। बट ठीक है, हम देखते हैं आपको वो चीज उतना डीप में ले जाना है या नहीं ले जाना है। फिलहाल ये तो आपका आएगा ही आएगा, पाई चार्ट, बार चार्ट वगैरह जो लिखा हुआ है, जो टेबल वगैरह अब जो सिलेबस में लिखा होगा ना, वो टेबल वगैरह उसमें कंफ्यूज मत करना, वो टेबल्स वगैरह सब इसी में बनती हैं, इस तरीके से कैसे कैसे बनती है, कहीं सोचो कि अलग से कोई टेबल आएगी, है ना। वो टेबल यहीं पे ही बनेगी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इसी के अंदर बनेगी, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारे अर्थमेटिक मीन के साथ। समझ में आई ना बात, कौन कौन सी है ये, स्टैंडर्ड टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन अलग अलग क्या है। और चलिए शुरू करते हैं हमारे अर्थमेटिक मीन के साथ, जान लेते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है ना। सिंपल वही वाला मीन है भाई जो आप पढ़ते आ रहे हो, सिंपल सिंपल अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज। वही फॉर्मूला क्या होता था, सो अर्थमेटिक मीन इज अ सिंपल द फॉर्मूला। अब यहां पे मेरे को कुछ और बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप जानते हो ये वही वाला जो आप पढ़ते आ रहे हो, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इट, फॉर कैलकुलेशन क्या होता था, वही समेशन ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, समेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। क्या होता था, सो रॉ डेटा की बात मैं कर लूं, रॉ डेटा, अर्थमेटिक मीन फॉर रॉ डेटा, इसको मैं अलग पेन से लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे मैं रॉ डेटा की बात कर रहा हूँ, एक सिंपल लाइन में जो आपका डेटा लिखा हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सिंपल, दैट इज, यहाँ पे मैं रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरा ही है रॉ डेटा, कच्चा डेटा, ठीक है ना। तो रॉ डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अभी आगे पका हुआ आएगा, पका हुआ नहीं, वो ग्रुप डेटा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, सो मैं रॉ डेटा के ऊपर बात कर रहा हूँ, यानी कि सिंपल सिंपल आपको कोई डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। सपोज दैट आपको डेटा दिया हुआ है x1, x2 कुछ भी है, मतलब नंबर से x3 अप टू लाइक दिस xn तक दिया हुआ है, और आपको इसका क्या निकालना है, इसका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने पता चल रहा है ना, कितने n है ना, 1 2 3 से लेकर के कहां तक है, n तक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू n।
तो इसका अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना पड़े तो अर्थमेटिक मीन कुछ नहीं होता है, दैट इज x1 प्लस x2, वही यार सिंपल वाला जो बचपन से आप करते आ रहे हो, एवरेज निकालना, दैट इज xn अपॉन n, दैट इज द थिंग, सिंपल। यहाँ पे तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अर्थमेटिक मीन की बात ही कर रहा है क्लियरली, यहाँ पे तो सबको आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल भी यहाँ पे रख लेते हैं क्लियर कट, हालांकि आपको समझ में आ चुका है। तो मान लो कुछ आपके पास नंबर्स हैं, दैट इज सपोज दैट 8 6 5 5 7 4 5 9 7 एंड 4, ये नंबर्स हैं आपके पास। कैलकुलेट these are the number, now calculate the average और अर्थमेटिक मीन, है ना, अर्थमेटिक मीन वही होता है, सिंपल। सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने को ये करना पड़ेगा कि भाई सबको जोड़ना पड़ेगा ना, सिंपल। 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय इसका ऑब्जर्वेशन, मतलब कि नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नीचे क्या आ जाएगा 10। अच्छा ठीक है, ये मैंने जानबूझ के इतना पूरा लंबा लिखा और जानबूझ के मैंने इस तरह से इसमें डेटा को जो है कॉमन रखा, क्योंकि कुछ चीजों में आपको मैं अब अंतर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो मुझे सबको पता था, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर, ये तो क्लियर है। बट मेरे को एक बात बताओ, क्या ये अर्थमेटिक मीन पे ये अगर 5 2 बार आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या मैं इसको एक बार करूंगा काउंट, नहीं ना, 2 बार आ रहा है तो 2 बार करूंगा, 3 बार आ रहा है तो 3 बार करूंगा, और चाहे 50 बार आ जाए 5, मेरे को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा अर्थमेटिक मीन पे, मैं तो वैसे ही फॉर्मूला करूंगा यूज, ठीक है ना। लेकिन कई बार कंपनी में या फिर मतलब ऑर्गेनाइजेशन की डेटा में या फिर किसी जनसंख्या में या फिर कहीं और ऐसे रिकरेंस वाले जो आपके डेटाज होते हैं उसका बहुत अलग से फर्क पड़ता है जब एक लार्ज डेटा की बात कर रहे होते हैं। दैट इज वाई सिर्फ अर्थमेटिक मीन हर जगह पे काम नहीं करता। समझ में आई बात या नहीं आई? कोई पागल लोग नहीं है जो जिन्होंने ये सब बनाया है। हमें लगता था, मतलब बचपन में मेरे को भी लगता था कि भाई, और आप लोगों को भी लगता होगा कि क्यों बना दिया इतना टिपिकल मैथमेटिक्स, क्यों कर रहे हैं फालतू कितनी झकमारी, क्यों अपना दिमाग मार रहे हैं। भाई इतना दिमाग इसलिए मार रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में काम आसान करने के लिए है। अगर अर्थमेटिक मीन से काम चलता होता ना, समझ में आई बात, तो वो मेरे को स्टैटिक्स, या मेरे को नहीं इन द सेंस जिसने भी बनाई है, मेरे को स्टैटिक्स पढ़ाने की और किसी और को स्टैटिक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अर्थमेटिक मीन में 5 अगर 10 बार भी आ जाए, देखो यहाँ पे 3 बार आ रखा है, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब 5 को 50 बार लिख के उसका भी एवरेज निकालूंगा ना, ठीक है ना, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, वो नंबर सेम ही आने वाला है, मतलब कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब मैं बिग डेटा की बात करूं तो एक्चुअल में फर्क पड़ता है रिकरेंस से। आप जब आगे और स्टडी करोगे तो पता चलेगा एक्चुअल में फर्क पड़ता है। इसलिए सिर्फ अर्थमेटिक मीन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अर्थमेटिक मीन इसको अंतर नहीं कर पाता, और बाकी के मीन्स, मीडियन मोड वगैरह जो भी हैं हमारे, वो अंतर करते हैं। इसलिए हम सिर्फ इससे इसको पढ़ के काम नहीं छोड़ते। आगे कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, कहने का एडवांस टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि मैथ में कुछ और एडवांसमेंट होगा तो कुछ और चीजें ऐड हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल तो इसका फॉर्मूला आंसर निकाल दो मेरे सामने। 8 6 14 5 19 और 5 24 7 31 और 4 35 और 5 40 और 9 49 49 प्लस 7 56 प्लस 4 यानी कि 60। सही करा ना? दैट इज 6 इज योर आंसर। सबका आ भी चुका होगा, जब तक मैं बता रहा हूँ बच्चों ने निकाल भी लिया होगा। सो दिस इज अ सिंपल अर्थमेटिक मीन। तो यानी कि अगर मैं इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाना चाहूँ, दैट इज नथिंग एल्स बट अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स, है ना, एक्स आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक है, तो सबको जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज n। दिस इज जनरल फॉर्मूला, बस ये कुछ नहीं है, समेशन का मतलब जानते ही हो आप, इसी को बस मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर द अर्थमेटिक मीन। क्लियर? ये है आपका रॉ डेटा के लिए, यानी कि डेटा आपके पास रॉ आ रहा है, उसको ग्रुप नहीं करा हुआ। अब क्या हो जाए, अब देखो जरा अगली कहानी, अब देखो दिक्कतें कहां शुरू होंगी। अब उसने क्या करा, अब वो डेटा को ग्रुप कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है कि भाई अब की बार उसने बड़ा अच्छे वे में उसने क्या करा कि जैसे 5 आ रखा ना, उसने क्या करा, क्योंकि अब देखो क्या होता है, अब देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बात बोलना चाह रहा था, अब समझ में आएगा। अब मान लो ये जो डेटा लिखा हुआ है ना, सिंपल सा, अब मान लो ये किसी कंपनी का है ना, एनुअल चार्ट है, मान लो रिलायंस का एनुअल चार्ट मान लो, और उसके अंदर हर महीने का ये हिसाब किताब है, ठीक है ना।
हर महीने का हिसाब किताब है किस कंपनी में मतलब 5-5 का इतना इतना आया, तो फिर वो इंस्टेड ऑफ कि वो हर एक डेटा को अलग अलग लिख के भेजें, है ना, सीए लोग या फिर जो भी इसको मैनेज करते हैं वहाँ पे बड़े बड़े सीए वगैरह, लॉयर्स वगैरह या कुछ भी, या खुद भी अगर आपको डेटा को देखना है तो इतने बड़े डेटा को ना आप एक साथ नहीं देखोगे, मतलब कि अच्छा ठीक है इस महीने 5 इस महीने 5, तो वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, वो जनरली एक टेबल बना के भेजेंगे। समझ रहे हो जनरली क्या बना के भेजेंगे, टेबल, सिंपल कि भैया 3 महीने तक 5-5 बार का हुआ, मतलब कि वो लिख देंगे, 5 को कॉमन करके लिखेंगे और लिखेंगे 3 बार 5,000 करोड़ का वो प्रॉफिट, इस तरीके से सब आप समझो, है ना, 3 महीने इतना हुआ, और अलग अलग कंपनी का फिर वो कॉमन लिख देंगे, तो यानी कि 5 में 5,000 करोड़ का प्रॉफिट देने वाली जॉन सी कंपनी है सपोज दैट, उन सबको एक कैटेगरी में ले आएंगे और बोलेंगे इस मंथ में हुआ, तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक ग्रुप आपका डेटा रख दिया गया, ग्रुप करके क्लब करके, दैट इज 5, और ये इतनों को रिप्रेजेंट करता है। या फिर वो इस तरह से बोलेंगे कि भाई 5 से 8 के बीच में इतनी कंपनियां आ रही हैं, 8 से 10 के बीच इतनी कंपनी आ रही है। अब ये तो देखा होगा ना न्यूज में भी या कहीं पे भी, आप जो जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप डेटा देखते हो कभी भी इस तरह से नहीं होता लाइन में, जबकि जो पढ़ते हैं अभी तक वो एवरेज इसका निकालने का है। डेटा किस तरीके से होता है, जैसे किसी क्लास में अगर मेरे को डेटा देना हो तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई 9th क्लास का अगर कोई डेटा है तो मैं बोलूंगा कि वहां पे भैया ठीक है ओके, वहां पे जो है क्या रहेगा, ठीक है ओके, वेट के हिसाब से कर लेते हैं कि ठीक है भाई 30 से 40 किलो के इतने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, फिर बोलूंगा 40 से 45 किलो के इतने बच्चे हैं, 45 से 50 किलो के इतने बालक हैं, तो वो एक्चुअली में पता चलेगा ना। फिर अब मेरे को पूरी क्लास को मान लो 100 बच्चों की क्लास तो काउंट भी कर लूं, लेकिन 1000 बच्चों की क्लास है मान लो कहीं पे, हाँ होती है भाई, जहाँ पे यूपीएससी वगैरह तैयारी होती है 1000 बच्चों की क्लासेस चलती है, कोई थिएटर में क्लास चल रही है, तो वहां पे अगर मेरे को ग्रुप, वहां पे सबका थोड़ी ना एवरेज निकालने बैठ जाऊंगा, तो वहां पे ग्रुप के हिसाब से एवरेज निकलेगा। फिर क्या मतलब कि ठीक है भाई इतना है। अब ऐसे इंजीनियरिंग में होता है, किसी बिल्डिंग में कितना लोड पड़ने वाला है तो कितने लोग आने वाले हैं, या फिर कितना उसके ऊपर कॉलम कितने कितने आपका जो है कितने कितने वेट के पड़ने वाले हैं, तो वो पूरा ऑन एन एवरेज निकालते हैं। तो वहां पे ये रॉ डेटा वाला अर्थमेटिक मीन आपका फर्क डालने में थोड़ा सा दिक्कत करता है, इसलिए बाकी के टूल आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिलहाल हम अर्थमेटिक मीन एक रॉ डेटा का निकाल लेते हैं सिंपल, सॉरी आपका जो है एक क्यूमुलेटिव डेटा का निकाल के दिखाता हूं कि कैसे निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखना। देयर इज अ एग्जांपल ऑफ वेट्स ऑफ 75 पिक्स, ठीक है ना, तो 75 पिक्स थे। द क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब ये टेबल को जरा पढ़ना सीखो आराम से, ठीक है ना, कि टेबल में लिखा क्या क्या किस तरीके से हुआ है, जरा नाम से। आई थिंक डेटा एंड तक भी दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो ये 4305 लिखा है एंड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हालांकि दिख रहा होगा, मेरे को अंदाजा मेरे पीछे नहीं छुपा होगा, बट फिर भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे 380 समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पे 75 पिक्स है, उनका वेट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। द क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब देखो जरा यहाँ पे देखो जरा, तो वेट 0 से लेके 20 किलो तक के मिड पॉइंट ऑफ क्लास कितना हो गया, 15। समझ रहे हो, मिड पॉइंट ऑफ क्लास कितना हो गया, 15। ये उसने दे दिया, ये बहुत शरीफ है क्वेश्चन बनाने वाला, उसने बहुत आराम से दे दिया, ठीक है ना। ये आपको निकालना पड़ता है कई बार खुद, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देगा भी, आपको ज्यादा इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो चीज निकालनी मैं बताऊंगा। तो नंबर ऑफ पिक्स कितने, एक ही पिग है ना, तो एफ एक्स ये भी उसने निकाल के दे दिया, यहाँ पे एफ डॉट एक्स खुद ही उसने दिया, एफ डॉट एक्स मतलब कि इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पिक्स मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रहा है, ऐसे ही मतलब कितने स्टूडेंट हैं उस पर्टिकुलर में, दैट इज सेड टू बी द फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ऐसे 20 से 30 किलो के अंदर वाले, 20 से 30 किलो के अंदर वाले मिड पॉइंट कितना हो गया, 20 से 30 का मिड पॉइंट कितना है, दैट इज 25। ये मिड पॉइंट और कुछ नहीं है भाई, ये एवरेज ही है, ये कुछ नहीं। अगर आपको नहीं दे रखा हो तो दैट इज आप इस तरीके से एवरेज निकालोगे, वो बीच वाला निकालोगे एवरेज, ठीक है ना, 20 + 30 50 बटे 2, 30 + 40 70 बटे 2, लाइक दिस। ये शुरू वाला तो आपको दिया ही इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीच वाले में आपको पता चलना चाहिए। तो मिड पॉइंट निकाल रहे हैं क्लास की, तो मिड पॉइंट अपने आप में क्या हो गया, एवरेज हो गया। समझ रहे हो, तो ये क्लास देख के आपको मिड पॉइंट निकल के आ रहा है, तो यही अपने आप में एक छोटा सा एवरेज हो गया, ठीक है। उसका तो बोल रहा है इसमें कितने हैं, 7, ठीक है ना, उसमें कितने हैं, 7, तो ये क्या हो गया, एफ डॉट एक्स। ये तो ठीक है, मैथमेटिक्स की भाषा में तो ये एफ एक्स है ना, क्यूमुलेशन मतलब इन द सेंस, क्यूमुलेशन मतलब कलेक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। समझ रहे हो कि 25 का मतलब कि 20 से 30 किलो वाले, यानी कि ऑन एन एवरेज वेट 25 मान लो, और ऐसे वाले 7 हैं। समझ रहे हो, तो उनका टोटल एवरेज मतलब वेट कितना पड़ेगा, दैट इज 175। तो ये अपने आप में ही टेबल के अंदर एवरेज का एवरेज हो रहा है। समझ रहे हो, दैट इज 175। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत प्यार से समझा रहा हूं। ऐसी 30 से 40 टेबल पढ़ना बता रहा हूं यहाँ पे आराम से, उसका फिर वही एवरेज यहाँ पे कितना निकल गया है, दैट इज 35 एवरेज के हिसाब से, कि उसका मिड पॉइंट ऑफ द क्लास, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ द क्या कहते हैं वेट 35,
तो 35 ही एवरेज रहा होगा जो 30 से 40 के बीच वाला है। एंड ऑफ कोर्स कितने 8 रहेंगे, तो 8 का एवरेज 35 रहा होगा, तो उनका जो क्यूमुलेटिव यानी कि उनका जो कलेक्टिव इफेक्ट पड़ने वाला है वो कितना होने वाला है, 35 गुणा 8, वही हो रहा है यहाँ पे f गुणा x, दैट इज 280। समझ में आई बातें नहीं आई? तो टेबल किस तरह से बनी है समझ में आया? तो टेबल में क्वेश्चन में कई बार वो क्या करेगा, ये वाली टर्म नहीं देगा, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए दे दी, कई बार नहीं देगा, बट आपको पता होना चाहिए ये वाली टर्म भी वो नहीं देगा, यहाँ मैंने समझाने के लिए दी है। वो किस तरह से बात करेगा आपसे, वो आपको क्वेश्चन में देगा, ये बोलेगा भाई वेट है, या फिर क्लास में बच्चों के नंबर हैं, इस तरह से बोलेगा कि भाई मान लो 50 से 60 के बीच में इतने बच्चे हैं, फेल होने वाले इतने बच्चे हैं, 30 से 40 इतने बच्चे हैं, तो अब ये बताओ कि क्लास के एवरेज नंबर कितने हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? बहुत ही बढ़िया। तो वो ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, वो ये दो चीजें देगा आपको, तो नंबर ऑफ पिक्स देगा, वेट देगा। तो आपसे वो फिर ये देके बोलेगा कि भाई अब ये बताओ मेरे को कि एवरेज वेट कितना है, मतलब कि एवरेज वेट बताओ। अब समझ में आई? वो बोलेगा कि एवरेज वेट बताओ, मतलब कि अब ये बड़ा डेटा है ना, अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज वेट बताओ। एवरेज वेट का मतलब ही वो क्या कहना चाह रहा है, वो अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वो ऐसा डेटा देके बोले। अब यहां पे क्या करा, अब उसे सिंपल जो हमने पीछे देखा था, दैट इज कॉल्ड द रॉ डेटा। और जब क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए जहां पे टेबल बन के आ जाए सामने और इस तरीके का धर्म संकट खड़ा हो जाए, दैट इज सेट टू बी द ग्रुप्ड डेटा। ध्यान रखना, दिस इज सेट टू बी द ग्रुप्ड डेटा। तो जहां पे डेटा आपको किस में दिया हो, ग्रुप करके दिया हो, उसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा बनता है, ठीक है ना। नाउ दिस इज द ग्रुप्ड डेटा। सो अर्थमेटिक मीन या एवरेज वेट अगर वो आपसे पूछ रहा है तो वो ग्रुप डेटा करके दे रहा है। वो ऐसे बोला कि 0 से 20 के इतने हैं, 40 से 50 हो गए यहाँ पे, है ना, 40 से 50 के इतने हैं, 50 से 60 के इतने हैं, 60 से 70 के इतने हैं, 70 से 80 के इतने हैं, 80 से 90 वाले इतने हैं, 90 से 100 वाले इतने हैं, 100 से 110 वाले इतने हैं। अब बताओ, अब उसने क्लियर नहीं करा कि प्रत्येक का कितना है। अब आपको जो रॉ डेटा के हिसाब से निकालना होता तो उसमें प्रत्येक का आपको पता होना चाहिए था। समझ रहे हो? रॉ डेटा के हिसाब से आपको प्रत्येक का पता होना चाहिए था कि भाई इसमें 7 है अगर, तो हर एक का कितना कितना है। आप बोलोगे, अगर मैं रॉ डेटा की बात करूं, आप बोलोगे सर हर एक का बताओ, और जरा इमेजिन करना हर एक का अगर आप निकालने के लिए, मतलब हर एक का अगर आप जोड़ोगे तो कितना लंबा चौड़ा बैठेगा, 75 है। यहाँ पे इसने टोटल भी करके दे दिया खुद ही बड़ी आसानी से, क्योंकि समझाने के लिए रखा हुआ है। क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं देगा, ये सब नहीं देगा क्वेश्चन में, है ना, ये सब नहीं देगा क्वेश्चन में, सिर्फ वो देगा क्या, डेटा देगा। यहाँ पे समझाने के लिए आपको सब कुछ रख दिया। तो देखो यहाँ पे टोटल कितने थे पिक्स, 75 पिक्स थे। 75 पिक्स का जोड़ो, फिर उसको डिवाइड करो 75 से एवरेज निकालने के लिए। कितनी अवैज्ञानिक तकनीक है। और वैसे भी यहाँ पे तो दे भी नहीं रखा है उसने उस तरीके से। यहाँ पे उसने क्या बोला, यहाँ पे उसने बोला कि भाई 0 से 20 के बीच में 1 है, 20 से 30 के बीच में 7 है, तो इसने ग्रुप करके दे दिया आपको, और निकालते रहो। तो अब क्या है, अब हमें क्या, अब यहाँ पे क्या एवरेज से काम चलेगा नहीं, यहाँ पे ग्रुप डेटा है, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी, इसको अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो इस सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहा है, यानी कि उसके बीच की कहानी की बात कर रहा है। बताओ कि भाई एवरेज वेट क्या होगा। तो अब अगर अपने को निकालना है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला भाई, इस पर्टिकुलर चीज के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यहां पे ध्यान रखेगा, दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ डॉट एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। एफ क्या है वहां पे, एफ क्या है यहाँ पे, एफ क्या है भाई, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, के मतलब टोटल कितने हैं आपके लोग हैं। समझ में नहीं आई बात, एफ इज दिस, क्लियर। सो लाइक दिस आप निकालोगे। तो और ये फॉर्मूला भी कहां से आया, इसका भी मैं थोड़ा सा फील दे दूं कि ये एक्चुअली में एफ एक्स क्या है, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये आपका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ना। यानी कि 25 मिडिल क्लास है और इसकी मिडिल क्लास 25 है, तो 7 है, तो 25 गुणा 7 175, तो एक्चुअली में 175 के आसपास के वेट का इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ये ग्रुप के अंदर कितना वेट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 175 के आसपास वेट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। समझ रहे हो? समझ में आई बात या नहीं आ रही है? ऐसे अगर 8 पिग हैं जिनका ऑन एंड एवरेज वेट जो है 35 के आसपास है, क्योंकि क्लास के हिसाब से हमने निकाला, एवरेज बीच का वाला क्लास के बीच का होता है यहाँ पे, ये खुद निकालना पड़ता है, ये खुद निकालोगे, ठीक है ना। क्लास के बीच का ये रहा यहाँ पे, और 8 पिग है, तो ये ऑन एंड एवरेज यानी कि 280 kg के आसपास वेट आपका उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें ग्रुप में। तो जब ये हर एक हमने पूरा हमने यहाँ पे एक टेबल बना ली, समझ रहे हो? तो एग्जाम में किस तरह से आएगा, यही टेबल चार्ट वगैरह है आपकी, जो अलग से लिखा हुआ है वहां पे सिलेबस में, वो कुछ अलग बात नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में क्या आएगा आपका, सिंपल 35 गुणा 8, मतलब ये आएगा नंबर ऑफ पिक्स आएगा और ये आएगा वेट। तो आपको ये वाली टेबल बनानी पड़ेगी और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये वाली एक टेबल बनानी पड़ेगी। और फॉर्मूला क्या है,
अब ये फॉर्मूला रट के चले जाते हैं लोग, मेरे को उससे भी दिक्कत नहीं भाई, रट लो यार, अगर इतना समझाने के बाद भी रटोगे तो फिर कोई बात नहीं, जो करना है करो। बट स्टिल इसका फीलिंग समझ में आया, फील क्या था इसका वो समझ में आया कि भाई एक्चुअली में इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, ये टोटल इफेक्ट है ये, और फिर हमने इसको टोटल जोड़ा, दैट इज 4305, इस पूरे को एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके पूरे को जोड़ा हमने, यह समेशन ऑफ एफ एक्स 4305 है ना, सबको जोड़ लिया टोटल, और ये समेशन ऑफ एफ, टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल पिक कितने थे, बच्चे होते तो टोटल स्टूडेंट कितने थे, है ना, इस तरीके से। तो ये था आपका 75, और बस ये फॉर्मूला लगा देंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स दैट इज कितना है 4305 डिवाइडेड बाय 75। तो ये फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है भाई, और आंसर आ जाएगा आपका दैट इज 54.4 केजी। तो इस डेटा के अंदर प्रत्येक आपका जो वो है पिग है, उसका वेट है 54.4 केजी, यानी कि इस डेटा के हिसाब से इस ग्रुप में जितने भी पिक्स होंगे उसका एवरेज वेट आया 54.4 केजी, या फिर उसको बोला जाएगा उसका इस डेटा का अर्थमेटिक मीन आया 54.4 केजी। समझ में आई बात या नहीं आई? बहुत सिंपल। तो एक ग्रुप डेटा के हिसाब से आपने कहानी यहां पे कही है कुछ नहीं है आपका एवरेज अर्थमेटिक मीन, लेकिन ये किस रूप में आपके सामने आया ये समझ में आया। वो पहले वाला तो सिंपल था, इस तरीके से सामने आया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर आ जाती है भाई दैट इज मीडियन। क्लियर? नेक्स्ट चीज जो इसमें आती है मीडियन। अब तो मेरे से नहीं पूछोगे ना, अब तो समझ में आ रहा होगा कि जब वो हल्का सा ही टेबल में बना के दिया तो कितनी दिक्कत हुई। अब जब बड़े बड़े टेबल यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों की डेटा आएंगे वहां पे कितनी दिक्कत होगी, या बड़े बड़े डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा वहां पे कितनी दिक्कत होगी। तो अब सिर्फ मीन से काम नहीं चल रहा है, अब हमारा दूसरी कहानी आ गई है, ठीक है ना। वो कहानी है हमारी मीडियन की। तो मीडियन क्या है? मीडियन भी सेंट्रल टेंडेंसी को ही बताता है, लेकिन ये अलग तरीके से बताता है। किस तरीके से बताता है? लेट मी एक्सप्लेन। सो मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू। अगेन सेंट्रल को ही बताएगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन किस तरीके से बताएगा वो इंपॉर्टेंट है। इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनमें से एक एक टूल अपने आप में सफिशिएंट है, नहीं, इन सबको यूज करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले वाला पावरफुल है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, नहीं, तीनों को साथ यूज करते हैं तब किसी भी बड़े डेटा को हम कैलकुलेट कर पाते हैं, इन द सेंस उसकी हम जानकारी ले पाते हैं। सो मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। इन द सेंस, ध्यान से देखिएगा, इन द सेंस, किस सेंस में है ये सेंट्रल वैल्यू, वो भी था लास्ट सेंस वाला, बट किस सेंस में? इन द सेंस दैट द नंबर ऑफ वैल्यूज less than the median is equal to the number of values greater than the median। समझ में आई बात या नहीं आई? ग्रेटर देन द मीडियन, यानी कि लिटरली, ये शाब्दिक में ही नहीं, ये लिटरली मीनिंग इसका यही है कि बीच वाला ही है, ये बिल्कुल जो बीच में एलिमेंट आता है। समझ में आई या नहीं आई? तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन के केस में वो होता था हमारा न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, मतलब न्यूमेरिकल बीच वाला, न्यूमेरिकल एवरेज वैल्यू, लेकिन ये स्पेशियल मीन है, यानी कि स्पेशियल वाला, यानी कि स्पेशल नहीं बोल रहा हूं मैं स्पेशियल बोल रहा हूं, यानी कि स्पेस वाला, मतलब कि ये जगह के हिसाब से जो बीच में होता है ना बिंदु, ये उसकी बात कर रहा है। बात समझ में आई नहीं आई? जैसे लास्ट केस में 54.4 था, वो कोई बीच में नहीं था नंबर, लेकिन वो नंबर इन द सेंस वो वेट के बीच में था, लेकिन ये क्या है, ये जगह के हिसाब से बीच में होने वाला है। ऐसा आपको यहाँ पे समझना है, यानी कि इसके पहले और इसके बाद, यानी कि कहीं पे कोई मीडियन है, वो ये कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा जरा। अगर मेरे पास कोई मीडियन नंबर है, सपोज दैट कुछ भी है, मीडियन है मेरे पास, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से वो कह रहा है मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस सेंट्रल वैल्यू पे होगा हमेशा, इन द सेंस दैट द नंबर ऑफ वैल्यूज लेस देन द मीडियन। तो यानी कि इससे पहले वाली जो वैल्यूज आ रही है लेस वाली हैं, जो भी हैं 3, 4, 5 हैं, अगर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैल्यूज ग्रेटर देन द मीडियन, तो इसके आगे 5 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये मैं एक बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं, समझ रहे हो? ये खाली समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। और यहां पे उसने बोला
की वैल्यू उसने यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि लेस देन, तो लेस देन यानी कि मीडियन के केस में मतलब लेस और ग्रेटर की बात कर रहा है वो, कहाँ गया, हाँ ग्रेटर की बात कर रहा है, लेस और ग्रेटर की बात कर रहा है। यानी कि मीडियन के केस में हमें आंख बंद करके नंबर नहीं लिखने हैं, हमें किस तरह से लिखने हैं नंबर, हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं नंबर। यानी कि हमें जाहिर सी बात है उनका स्पेस अगर वैल्यू दे रहा है तो यानी कि उनको ऐसे ही नहीं कि पहले 3 लिख दिया फिर 5 लिख दिया, जैसे हमने लास्ट वाले अर्थमेटिक में तो सबको बराबर कर ही देना है, वो अपने आप ही सबको जोड़ के डिवाइड करके सब एक सेंट्रल टेंडेंसी निकालता था। इसमें क्या है, इसमें ऐसे नहीं करना कि भाई 3 पहले लिख दिया, 5 बाद में, फिर उसके बाद बीच में कहीं 7 आ गया, फिर उसके बाद 4 आ गया, फिर उसके बाद 2 आ गया, ऐसे नहीं करना। इसमें अगर इस तरह से डेटा दिया भी हुआ है तो उसको पहले किस तरह से करना है, उसको आपको सजाना है, डेटा को पहले आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहां पे ही अगर मैं आपको बोलूं तो यहां पे हम आपके सामने लेकर के आते हैं मीडियन ऑफ रॉ डेटा। आगे समझ में आई बात या नहीं आई? रॉ डेटा से समझ गए होंगे, सिंपल यानी कि एक सिंपल डेटा दिया हुआ है उसका आपको पहले मीडियन निकालना है, और इसके बाद तो फिर बच्चों को पता ही चल चुका होगा कौन से वाला आने वाला है। इसके बाद आएगा आपका क्लब्ड डेटा। तो मीडियन ऑफ रॉ डेटा की अगर मैं बात करूं तो भाई सीधी सी बात है, हमारे पास जाहिर सी बात है एन नंबर ऑफ डेटास होंगे। अब अगर एन जो नंबर है, जैसे यहां पे कहता है ये इसके पहले 5 इसके बाद 5 तो 10 और टोटल कितने हो गए 11। तो अगर एन जो है ऑड है, 11 है, 13 है, 15 है, कोई भी ऑड है, तो मीडियन तो बिल्कुल सही से बन जाएगा, क्योंकि जो बीच वाला उसको पकड़ लो। मतलब फिर तो क्या करो, अपना घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में लिखो और जो बीच वाला है उसको पकड़ लो, वो पकड़ में आ जाएगा। लेकिन अगर इवन हुआ तो फिर बीच वाला कैसे निकालोगे? समझ में आई बात? तो दोनों की चीजें अभी मैं आपको समझा रहा हूं। इफ वी हैव एन वैल्यूज इन जनरल, है ना, देखिए जरा ध्यान से, इफ वी हैव एन वैल्यूज, है ना, एन अलग अलग वैल्यूज है हमारे पास, यानी कि एन डेटा है हमारे पास, है ना, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ध्यान से देखिएगा, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा है भाई, है ना, इनको बढ़ते हुए क्रम में लगा रहा है। तो किस तरीके से लगा दिया? इस तरीके से है। कैसे? दूसरा पेन लेके समझाता हूं आपको यहाँ पे, लाइक दिस, कि अपने पास डेटा है x1, है ना, ये छोटा है किससे, x2 से, ये छोटा है, इस तरीके से, समझ लो नहीं, लाइक दिस अपन ने अरेंज कर दिया, और सबसे बड़ा है xn, ये तो जानते हो ना, ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अब 2 केस बनेंगे, है ना, इस तरीके से डेटा है, तो यहाँ पे कौन से केस बनेंगे? 2 केस बनेंगे। पहला केस बनेगा जहां पे n इज ऑड हो जाए, सिंपल, ये तो कहानी पता है। और दूसरा केस क्या बनेगा? जहां पे n क्या हो जाए आपका, इवन हो जाए, है ना, इस तरीके से आपको निकालना है। n एक बार ऑड हो जाए, n एक बार इवन हो जाए, तब आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कैसे निकाल पाओगे बॉस? तो उस चीज को कैसे निकाल पाओगे, उस चीज को कैसे कर पाओगे, वो मैं बताता हूं आपको यहाँ पे कैसे करना होगा ऐसे स्पेसिफिकली। तो अगर n ऑड आएगा तब तो भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। n ऑड आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले तो देख लेना, जब भी मीडियन की बात है, मैंने बता दिया, चाहे ऑर्डर या इवन है, हमेशा इस क्रम में लिखना है, हमेशा उसको अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। ये तो पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही है ना, ये तो पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही कि भाई उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, बढ़ते हुए क्रम में लिखो। सबसे पहला काम ये करना जब भी मीडियन की बात करें। उसके बाद फिर वो ऑड या इवन देखेंगे एन, और फिर उसके बाद हिसाब से लगाएंगे। अगर वो ऑड है तो भाई सीधी सी बात है, मीडियन बहुत सिंपल तरीके से निकल के आ जाएगा। मीडियन क्या होगा? दैट इज n प्लस 1/2th वैल्यू। सिंपल सी बात है। अरे कुछ नहीं यार, ये तो खाली मैथ को लिखने का तरीका है, सिंपल की बात है। अगर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख लो जरा, इस एग्जांपल में अगर आपको दिख रहा है n कितना है, 11 है, 11 आ रहा है n टोटल, इसके पहले 5 है, बाद में 5 है, और एक खुद है, तो 11 है। तो भाई अगर इसका मीडियन मेरे को निकालना पड़ेगा तो क्या होगा? दैट इज n प्लस 1 यानी कि 11 प्लस 1 यानी कि 12/2 यानी कि 6th वैल्यू। 12/2 कितना आता है? 6th, यानी कि 6th वैल्यू। तो यहां से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया ना मीडियन, बात खत्म। इस तरह से वो कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो n प्लस 1/2th वैल्यू, दिस इज द मीडियन। ऐसे ही अगर मेरे को n इज इवन की बात अगर वो करे तो थोड़ा सा केस इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अब मेरे को यहां से वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐसे होंगे जो बीच में होंगे, है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? यहाँ पे क्या होंगे? 2 ऐसे होंगे जो बीच में हो रहे हैं। तो यहां पे अगर मीडियन मेरे को निकालना हो तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस हो जाता है। तो पहली बात मैं क्या करूंगा, अगर ऐसा हो रहा हो तो दैट इज n/2th वैल्यू, ध्यान से देखिएगा जरा, प्लस
अब ये फॉर्मूला किसी को लगे कि अरे सर कितना बड़ा फॉर्मूला, अरे भाई फॉर्मूला कितना बड़ा नहीं है, सिंपल है, सिर्फ ये लिखने का तरीका इसलिए बड़ा सा लग रहा है चीज बहुत सिंपल, डिवाइडेड बाय 2। ये जो इतना बड़ा मैथमेटिक का फॉर्मूला लग रहा है, और अगर इसको मैं अगर दिखा दूंगा सिंपल तो हंसोगे कि सर क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या n/2th वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू डिवाइड बाय 2। अरे वो कुछ नहीं कह रहा है, मान लो तुम्हारे पास 10 एलिमेंट थे, मान लो तुम्हारे पास 10 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 एलिमेंट थे, तो यहाँ पे कोई बीच का फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो 1 2 3 4 5 ये वाला है ना, और ये 6, ये दो आपके बीच जैसे लग सकते हैं, है ना, ये दो बीच वाले हैं, इन दोनों में से कोई एक एलिजिबल होगा। तो उसने क्या करा, वही n/2th यानी कि 10/2 यानी कि पांचवी वैल्यू, इस वैल्यू की बात कर रहा है। फिर वो क्या बोल रहा है, n/2 प्लस 1 यानी कि n/2 था 5 और प्लस 1 यानी कि 6, 6 वैल्यू, इस वैल्यू की बात कर रहा है। तो वो बीच वाले दोनों उठा लिए उसने, कुछ नहीं। तो यहाँ पे वो कुछ नहीं कह रहा है, आपको बार बार निकाल के चेक भी करने की जरूरत नहीं, वो बीच वाले जो दो होंगे ना, बस उसको उठा लिया और उसका एवरेज निकाल दिया, बात खत्म। तो दिस प्लस दिस बाय 2, सिंपल। इन दोनों का क्या निकाल दिया, एवरेज। सो बेसिकली इन दोनों का एवरेज इज सेड टू बी द मीडियन इन द केस ऑफ इवन नंबर। समझ में आई बात या नहीं आई? सो ये फॉर्मूले थे दोनों के दोनों, आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीडियन कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि हाँ ठीक है भाई मीडियन बता दो, तो आपको पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है ना, और अर्थमेटिक मीन और मीडियन में क्या अंतर है, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। क्लियर? तो होपफुली यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा मीडियन में और उसमें मीन में अंतर। उसके बाद अगर मैं बात करूं मीन मीडियन के बाद, मतलब अभी आगे नहीं चलना है, अभी तो ये ग्रुप डेटा वाला भी रह गया। तो जरा देखिए, ये हो गया आपका ग्रुप डेटा, इसको देखिए जरा, यहाँ पे देखिए जरा, ये आ चुका है आपका ग्रुप्ड डेटा। या फिर एक काम करते हैं ना, ग्रुप डेटा पे करने से पहले अपन एक काम कर सकते हैं, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको इसका ना, तो थोड़ा सा आपको फीलिंग आ जाएगा एक एग्जांपल के साथ, ठीक है ना। फीलिंग पूरी आनी चाहिए भाई, उसमें छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। वो कह रहा है द हाइट ऑफ 6 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट है, उनकी हाइट की बात कर रहा है। द हाइट ऑफ 6 स्टूडेंट्स आर, किसमें, हाइट ऑफ 6 स्टूडेंट्स, हाइट मान लो सेंटीमीटर में दी हुई है उसे, सेंटीमीटर में 160, ये 160 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 160, 157, अब डेटा उसने ऐसे दिया है आंसर उठा के, 156, 161, 159 एंड 162, ये उसने डेटा दिया है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीडियन हाइट। समझ में बात आई नहीं आई? व्हाट इज द मीडियन हाइट, कि भाई मीडियन हाइट कितनी होगी, बस इतना बता दो मेरे को, सिंपल। क्लियर हुआ फंडा? क्वेश्चन में पूछा क्या उसने, किस तरीके से पूछा, समझ में आई ना बात? उसने बहुत सिंपल तरीके से बोल दिया आपको कि भाई 6 स्टूडेंट की हाइट ये रही, इनकी मीडियन हाइट बता दो। तो इनकी मीडियन हाइट बताने की सबसे पहले तो हम n1 कुछ काउंट नहीं करना, सबसे पहले तो भाई इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। तो सबसे छोटा मेरे को कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज आई थिंक 156 सबसे छोटा है ना, हाँ ठीक है। 156 के बाद क्या है, 157, 158 है कि नहीं, उसके बाद है 159, उसके बाद है 160, उसके बाद है 161 और 162, 161 एंड 162। तो ये मैंने कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, है ना। इसको सबसे पहला तो मीडियन अगर उसने बोला है तो सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। 1 2 3 4 5 6 नंबर यहाँ पे भी है, 1 2 3 4 5 6 नंबर यहाँ पे भी है। और चूंकि ये मैंने देखा तो 6 काउंट करा, सो दैट इज n इज इक्वल टू 6 है, जो कि क्या है आपका, दैट इज इवन आ गया इस बार, है ना, डायरेक्टली इवन ही आ गया। तो क्या करना है अब यहाँ पे, इसका अगर मीडियन निकालना है तो भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है, फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो दैट इज n/2 यानी कि थर्ड वैल्यू, और n/2 प्लस 1 यानी कि वो कहना चाह रहा है फोर्थ, है ना, 3 + 1 4, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला, अब वो फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत है क्या? कई बच्चे कहते हैं सर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा। अरे भाई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, n/2th वैल्यू यानी कि क्या कहना चाह रहा है वो, थर्ड वैल्यू, है ना, प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू यानी कि थर्ड प्लस 1 यानी कि फोर्थ वैल्यू, डिवाइडेड बाय क्या, 2, सिंपल। क्योंकि ये क्या है, इवन का केस है,
तो सिंपल मेरे को थर्ड वैल्यू फोर्थ वैल्यू लिखने की भी जरूरत नहीं थी, बीच वाले मेरे को दिख ही गए थे, यहाँ से 1 2 3 ये रहे दो बीच वाले, सिंपल दोनों को पकड़ के इनका क्या निकाल देना है, एवरेज 159 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 159.5। समझ गए नहीं समझ गए, समझ गए नहीं समझ गए, 159.5 इज योर आंसर, इज योर आंसर। लाइक दिस ये कहानी आपकी चलती चली जाती है ऐसे ही, इसी तरीके से कि भाई अब ये मत कहना कि सर अब अगर आपका ऑड आएगा तो कैसे निकालें, ऑड आएगा तो फिर तो भाई ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर ऑड आएगा तो सिंपल, अगर यहाँ पे मैं एक एलिमेंट कम कर दूं, मान लो धोखे से मैं यहाँ पे 162 हटा दूं, अगर ये एलिमेंट मैं कम कर दूं यहाँ से, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 5, जो कि बन जाएगा ऑड, और ऑड के केस में सिंपल n प्लस 1/2th वैल्यू। तो ये चीजें दोनों में अंतर समझ लेना, यहाँ पे है n/2 प्लस 1th, और यहाँ सॉरी, और यहाँ पे n प्लस 1/2th है ना, तो n प्लस 1/2th यानी कि अगर यहाँ पे, अच्छा ठीक है वो तो हट गया, कोई बात नहीं, तो यानी कि वहां पे अगर आपका सिंपल सी बात है वो बीच वाला 5 आएगा, अगर 5 आएगा तो n प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 6/2, तो ये पूरे के नीचे है ये, है ना, और यहाँ पे n/2 प्लस 1, ठीक है। ये दोनों बातों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ओके, सो फाइनली वी आर ऑन द मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा, मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। ओके गाइस, तो अब हम बात करेंगे ग्रुप्ड डेटा के मीडियन की। अभी भी हमने देख लिया था ना कि यार सिंपल मीडियन क्या होता है, स्पेशियल वाला मीन होता है, बस और कुछ नहीं। तो अगर मैं ग्रुप्ड डेटा की बात करूंगा तो उसका मीडियन कैसे निकालना है वो मैं बताता हूँ। ग्रुप डेटा देखो पहली बात तो आना कैसे, वैसे जैसा लास्ट टाइम देखा था ना वैसे ही आना है। इसमें क्या आएगा, मार्क रेंज दे दी एक स्टूडेंट्स की, मान लो कोई स्टूडेंट है क्लास के अंदर, 0 से 20 के बीच में दो नंबरों के बच्चे, 2 बच्चे ऐसे जिनके नंबर आ रहे हैं, 20 से 40 के बीच 3 बच्चों के नंबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इतना टेबल दिया जाएगा। ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है मैंने आपको समझाने के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम में इतना आएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ ये होता क्या है। ये कुछ नहीं है, बस ये पीछे के फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए चलना है। यानी कि यहाँ पे अगर 2 है तो 2, फिर अगले वाला क्या आ जाएगा, इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 + 3 दैट इज 5, फिर 5 + 10 दैट इज 15, 15 + 15 दैट इज 30, 30 + 20 दैट इज 50, दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये तो आप खुद ही लिख सकते हो ना जोड़ के, तो ये लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी बताऊंगा। तो मीडियन फॉर ग्रुप डेटा की अगर वो बात कर रहा है, तो अगर ग्रुप डेटा इस तरीके का दिया हुआ उसको मीडियन निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, वहां पे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई द मीडियन क्लास। अब लास्ट जो हमने देखा था रॉ डेटा के अंदर, वहां पे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया था कि भाई मीडियन पे कौन है, n/2 या n + 1/2। अब यहाँ पे मीडियन क्लास को पता करना है, ये जो क्लास है ना मार्क रेंज वाली, एक्चुअली में ये क्लासेस होती है ना, तो इसका पता करना है कि भाई इसमें से कौन सी क्लास वो हमारी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास है। ये पता कैसे करेंगे, मैं बताता हूं पता कैसे करेंगे। विच कंटेन्स, मीडियन क्लास कौन सी, आइडेंटिफाई द मीडियन क्लास विच कंटेन्स द मिडल ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर मिडल ऑब्जर्वेशन है, विच कंटेन द मिडल ऑब्जर्वेशन, जो मिडल वाली ऑब्जर्वेशन है। सर मिडल वाली ऑब्जर्वेशन कैसे पता चलेगा भाई, अरे सिंपल सी बात है भाई, कैसे पता चलेगा, n + 1/2th टर्म, n + 1/2th टर्म, जिसमें ये हो, n क्या है सर, n nothing else but just the summation of frequency, that is n। समझ में आई बात या नहीं आई, that is the summation of frequency where n is क्या है आपका, summation of frequency। समझ में आ गया बॉस कहानी, n is the summation of frequency, that is summation of f। यानी कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो n nothing else, अगर मैं इसकी बात करूं दैट इज समेशन ऑफ एफ, दैट इज कुछ नहीं होगा, इसको ही देख लो सीधा से ये हो जाएगा, नहीं तो उसको जोड़ लो अगर किसी का मन करे तो, 2 + 3 5 + 10 15 + 15 30 + 20 50, दैट इज समझ में आई बात। तो जहां पे n + 1/2th टर्म होगी ना, स्क्वायर लिख दिया मैंने, एथ होगा, n + 1/2th टर्म होगा, यानी कि 50 + 1 यानी कि 51/2 यानी कि 25.5th वाली टर्म होगी ना, दैट इज सेट टू बी योर मीडियन क्लास। अब वो यहां पे मत देख लगना कि 20 से 40 वाला है तो ये हो जाएगा, नहीं, जहां पे वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टर्म बन रही होगी, मतलब कि उससे पहले वाली, यानी कि देखो यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही है आपकी, 30, तो ये आपका होने वाला है, ठीक है ना। तो दिस कैन बी, अब इसको मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूं, यहां पे कोई डाउट ही ना रह जाए, तो मैं एक एक चीज यहां पे लिख देता हूं। दिस कैन बी डन बाय
मतलब कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। दिस कैन बी डन बाय, किस तरीके से कर सकते हैं? ऑब्जर्विंग द फर्स्ट क्लास, ऑब्जर्विंग द फर्स्ट क्लास इन विच, ऑब्जर्विंग द फर्स्ट क्लास इन विच, जिसमें क्या आ जाए, इन विच द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसकी हम बात कर रहे हैं ना यहां पे, इन विच द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ऐसी क्लास जहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूं यहां पे देख लेना, और मोर देन, इक्वल टू और मोर देन n+1/2, इज इक्वल टू और मोर देन n+1/2। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसको जरा ध्यान से देख लेना यहां पे, ठीक है ना? कैसे? यहां पे देखिए, अब बताइए जरा, यहां पे n था समेशन 50, ये तो हमें समझ में आ गया सर। तो n+1/2 से मतलब कि ये जो टर्म यहां पे है, दिस कैन बी डन बाय ऑब्जर्विंग द फर्स्ट क्लास इन विच द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू और मोर देन n+1/2। तो हमें पता है अगर मैं इसकी बात करूं, सो फॉर दिस n+1/2 अपने पास क्या निकल के आएगा, दैट वुड बी n+1/2 अपने पास निकल के आ जाने वाला है, दैट इज 25.5। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे सिर्फ मतलब इस क्लास की बात करूं, क्वेश्चन नहीं क्लास है खाली अभी, मतलब कि यहां पे 25.5 आ जाएगा। तो यानी कि ये मेरे को वहां पे वो वाला मेरे को देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली रेंज, जहां मतलब मेरे को जो मीडियम क्लास है वहां पे मिलेगी, जहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो इक्वल हो या ज्यादा हो जाए n+1/2 से। ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू और मोर देन n+1/2, दैट इज 25.5। तो भाई यहां पे क्या ये वाली क्लास हो जाएगी क्या 40/60? मतलब अधिकतर बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है, बच्चे क्या करते हैं, टेबल देखते हैं और बीच वाला जो होता है ना उसको उठा के कह देते हैं सर ये तो मीडियम क्लास होगी, मैंने तो निकाल ली मीडियम क्लास। भाई ये नहीं होता मीडियम क्लास, जरा ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ये नहीं होता है मीडियम क्लास। क्यों नहीं होगा? कई लोगों को लगे 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है सर, बीच वाला 40 से 60 वाला मीडियम होगा सर, तो क्या दिक्कत है? अरे ये नहीं होगा मीडियम। मीडियम कौन सा होगा? मीडियम होगा जहां पे आपने n+1/2 निकाला, n क्या है आपकी समेशन ऑफ f, जो था आपका 25.5। तो जिस क्लास में 25.5 आ रहा है पहली बार, जहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25.5 हो रही है या फिर उससे ज्यादा हो रही है पहली बार, वो क्लास आपकी मीडियम क्लास बनेगी। तो अगर मैं यहां पे देखूं, 2 है 25.5 से कम है, 5 है 25.5 से कम है, 15 है 25.5 से कम है, 30 है 25.5 से ज्यादा है। अगर यहां पे 25.5 आ जाता धोखे से तो फिर मीडियम क्लास बन जाती 40 से 60 के बीच में। लेकिन चूंकि यहां पे 25.5 नहीं आ रहा है और ना ही यहां पे 25.5 से ज्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसका मतलब आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनने वाली है, मतलब कि दैट इज जो ज्यादा होने वाली है वो है आपकी 30। इसका मतलब 30 जो आपका पहली बार आपका ज्यादा है 25.5 से, और वो क्लास आपकी बिलोंग करती है 60 से 80 को। तो इस पर्टिकुलर केस में आपकी मीडियम क्लास बन जाने वाली है, दैट वुड बी 60 to 80। समझ में आई बात या नहीं आई? बहुत प्यार से समझ में आया नहीं आया? ये चीज समझ में आई ना तो मजा है, क्योंकि भाई क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाला है यहां से ही। मतलब कि यहां पे दिक्कत होती है बच्चों को कि भाई सर कौन सी मीडियम क्लास है, तो मीडियम क्लास कौन सी है? जहां पे पहली बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो बराबर हो जाए या ज्यादा हो जाए n+1/2 से। n क्या? समेशन एफ। अब कई लोग n नहीं लिखते, समेशन एफ लिखते, समेशन एफ लिख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले को इजी करने के लिए मैंने इसको इस तरीके से बताया। उसके बाद तो भाई सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाता है मीडियन का। अगर आपको ये चीजें पता चल गई तो फिर उसके बाद आपका मीडियन का फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज L प्लस के। अब ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग पढ़ा होगा, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को कोई किसी से समस्या नहीं है भाई, ठीक है ना। L प्लस के n+1/2 माइनस के f+1। अब ये f और n वगैरह रिप्रेजेंटेशन क्या है मैं बताऊंगा अभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिवाइडेड बाय fm, स्मॉल fm इंटू h। अब मैं यहां पे डिफाइन कर देता हूं, ये है फॉर्मूला आपका जो आपको यूज करना है। अब कई बच्चों लग रहा सर ये इतना बड़ा सा फॉर्मूला कैसे? अरे भाई कुछ बड़ा नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है चीजें और बहुत सिंपली ही आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। जहां पे L क्या है, क्योंकि मैंने पहले ही मीडियम क्लास डिफाइन कर दिया तो अब आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। L क्या है आपका? L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास। L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ध्यान से देखेंगे, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो भाई जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट,
तो जैसे कि यहाँ पे ये मीडियम क्लास है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी इसकी 60, 60 से 80 है ना, तो मीडियम क्लास हमने आइडेंटिफाई कर ली, तो 60 हो जाएगा एल। समझ में आई बात या नहीं आई? एन तो अपने को पता ही है यार, एन इज नथिंग एज बट द समेशन ऑफ एफ, यानी कि सेट टू बी टोटल नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर ऑफ आइटम, इस तरह से बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, दैट इज समेशन ऑफ एफ। ठीक है, एफ क्या है? एफ को देख लीजिएगा, एफ इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ वन क्लास अबव ऑफ आवर मीडियन क्लास। तो दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको जरा समझना, अगला कंफ्यूजन बच्चों को यहां पे आता है, समझ रहे हो? नेक्स्ट कंफ्यूजन जो आता है बच्चों को वो इसमें आता है। तो ये क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ये किसी की भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन एक क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी? ऑफ द क्लास इमीडिएटली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इमीडिएटली प्रीसीडिंग, जस्ट पहले वाले, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। इस चीज को याद रखना भाई, ठीक है? तो ये एफ क्या है? ये वाला एफ क्या है? ये कुछ और नहीं है, मीडियन क्लास से जस्ट पहले तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि इस केस में एफ क्या बन जाएगा? इस केस में एफ बन जाएगा ये, दिस इज योर एफ। समझ में बात है? इससे पहले वाली मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास कौन सी है? ये वाली क्लास, और इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी बन रही है एफ। अब धोखे से ये एफ और ये आपका दोनों बराबर आ रहा है, लेकिन ये दोनों की दोनों बराबर मत समझ लेना धोखे से भी, ठीक है? ठीक है ना? ये है आपका एफ एम, यानी कि एफ एम इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मैं यहां पे ऊपर की तरफ लिख दे रहा हूं, या इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं यहां पे। चलो इरेज करने की जरूरत नहीं, ऊपर की तरफ लिख देता हूं। जी हाँ, एफ एम देख लीजिएगा, दिस इज द क्यूमुलेटिव, या फिर हम कह सकते हैं दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, नॉट क्यूमुलेटिव, दिस इज द FM is the frequency of the median class। ध्यान रखिए, FM is the frequency of the median class। ठीक है बॉस? तो FM जो है आपकी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। अब देख लेना एक चीज याद, देख लेना कि यहां पे इस क्वेश्चन में धोखे से ये कैपिटल एफ और FM स्मॉल FM बराबर आ रहा है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होते। दोनों की वैल्यू 15 है, बराबर है, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग है। समझ लो, कैपिटल एफ ये रहा, एक क्लास पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और स्मॉल FM क्या है आपका? दैट इज उस पर्टिकुलर हमारी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट इज स्मॉल FM। एंड भाई एच की तो बात ही नहीं करनी, एच बहुत सिंपल है, एच इज द विथ। एच मैं यहां पे लिख देता हूं सिंपल, और यहां पे लिख देता हूं एच इज द विथ ऑफ मीडियन क्लास, विथ ऑफ मीडियन क्लास। समझ में आई बात या नहीं आई? एच क्या है आपका? मीडियन क्लास की विथ है, यानी कि जैसे 60 से लेकर 80 ना, तो इसकी विथ कितनी है? दैट इज 20। 80 से 60 दैट इज 20। तो समझ में आई होगी बात? तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट, और कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक क्वेश्चन में किस तरीके से निकालना है मैं बताता हूं। आगे क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे टेबल रखा क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको और आसानी से समझ में आ जाए। और अब देखो, जब क्वेश्चन की तरफ जाएंगे ना, तो बहुत आसानी समझ में आएगा। ये चीजें सबने नोट डाउन कर ली भाई? नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? एक एक चीज अच्छे से अपने में नोट्स में बना लेना। ये रहा, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। अब ये वही वाली टेबल है जो लास्ट में मैंने अभी रखी हुई थी। टेबल गिविंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम, फाइंड द, तो यहां पे क्या करना है? फाइंड द मीडियन। तो यहां पे क्या निकालना है आपको? मीडियन निकालना है, ठीक है ना? इस पर्टिकुलर क्लास का आपको मीडियन निकालना, मतलब इस पर्टिकुलर आपके ग्रुप डेटा का मीडियन निकालना है। तो भाई सबसे पहले तो काम क्या करते हैं अपन? सबसे पहला काम हम यहाँ पे करते हैं सर, मीडियन क्लास निकालना। तो उसके लिए क्या करेंगे सर? दैट इज n+1/2, इसको निकालेंगे। ये तो हम पहले ही निकाल चुके थे। n कितना आ रहा है अपने पास? दैट इज 50। यहाँ पे मैं फिर भी आपको समझाने के लिए बार बार कर देता हूँ, n आ जाएगा 50 सबको जोड़ के, तो n+1/2 यानी कि दैट इज 25.5। तो अपना ये पहली बार अपने को यहां मिला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही लास्ट वाला ही है। तो अपनी ये हो गई मीडियन क्लास। बिल्कुल बिल्कुल बना लेना, ऐसे ही बना लेना है ना, बिल्कुल बना लेना है, ऐसे ही बना लेना। दैट इज आवर मीडियन क्लास हो गई, ठीक है ना?
अब कई बच्चों को लग रहा हो कि वो जो लास्ट वाला एग्जांपल था सर वो मैं टेबल भी बना के लिखूंगा, कोई बात नहीं, अगली बारी में ये टेबल मैंने पूरी बना दी है, तो वहां पे खाली आप चीजों के नाम लिख लेना, फिर अगला क्वेश्चन ये बना के लाइक दिस, यहाँ पे आप चीजों को समझ सकते हो। तो सर ये मेरे पास आ गया, तो सर अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं सीधा सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ सर, है ना, क्योंकि मैंने मीडियन क्लास पहचान ली है, तो अब मैं मीडियन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। बिल्कुल लगाओ भाई, मीडियन का फॉर्मूला क्या था, दैट इज एल। सबसे पहले कहानी क्या है यहाँ पे, एल की, तो एल क्या है सर, एल इज नथिंग एल्स बट द लोअर लोअर वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास, जो कि यहाँ पे क्या है 60 है। तो मैं एक एक चीज को इस तरीके से लिखता जाऊंगा, ठीक है ना, तो 60 प्लस, और फिर उसके बाद सर पूरा पूरा बड़ा सा ब्रैकेट होता है, फिर यहाँ पे शुरू होता है n प्लस 1/2 दैट इज 25.5, लिख दूं सीधा, n प्लस 1/2 अभी भी देखा था, प्लस के सर उसके बाद क्या था अपने पास, उसके बाद था सर अपने पास दैट इज कैपिटल एफ, एंड कैपिटल एफ क्या था सर, कैपिटल एफ यहाँ पे क्या था, कैपिटल एफ -1, और वो क्या था सर, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव, जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास कौन सी है, ये वाली क्लास है, और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज 15। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही, दैट इज 15 + 1 माइनस के f+1 था ना, f+1 ही लिखवाया ना यहाँ पे, हाँ f+1 ही होगा, ठीक है ना, माइनस के f+1, तो 15 + 1 समझ में, डिवाइडेड बाय एक पेन और चेंज करते हैं ताकि आपको चीजें और बढ़िया तरीके से प्यार से समझ में आए। डिवाइडेड बाय कितना होता है, FM है ना, स्मॉल FM, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बाय चांस यहाँ पे 15 आ गया, ये 15 दोनों बराबर हैं, दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान रखना, ठीक है ना। सो ये आपके पास आ गया 15, ठीक है ना। एक काम करता हूँ, इनके ऊपर लिखता जाता हूँ ताकि एक एक चीज आपको क्लियर है, दैट इज कैपिटल एफ, एंड ग्रीन पेन से जो मैंने बनाया था दैट इज एल, मतलब एक एक चीज बिल्कुल क्लियरली आपके सामने मेंशन है, ठीक है ना। एंड फाइनली यू आर गोइंग टू एनकाउंटर विद द h इज इक्वल टू कितना है, 80 - 60, यानी कि उसकी विथ ऑफ द मीडियन क्लास सबकी बराबर ही है यहाँ पे, 80 - 60 विच इज इक्वल टू 20, दैट इज 20। तो ये फॉर्मूला होता है भाई आपके पास, ठीक है। तो अब इसको आप सॉर्ट आउट कर दोगे और कर दो, आपका जो भी आंसर आया 60 प्लस क्या, आई थिंक 25.5 माइनस के 16, 25.5 16 चले जाएंगे, दैट इज कितना बचे, 25 16 के 9, और फिर 0.5 तो अलग से, तो 9.5, ये 60 अलग है, 9.5 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 4 20 हो जाएगा। तो 4 इंटू, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 प्लस के 4 इंटू 9.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, दैट इज आई थिंक 36 प्लस 38, दैट इज 38 समथिंग कुछ आ जाएगा, 38 ही आएगा ना एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल 38 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 3, तो इसको आप करोगे तो आई थिंक ये कितनी बच जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग जाएगा ना, तो ये 72 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 72 पॉइंट समथिंग। अब मेरे को नहीं पता, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना, 72 पॉइंट समथिंग, तो यानी कि कहने का मतलब क्या, 72 पॉइंट समथिंग से पहले और 72 पॉइंट समथिंग के बाद। अब समझो फिजिकल मीनिंग, 72 पॉइंट समथिंग वो मार्क्स हैं जिसके पहले भी बराबर स्टूडेंट है और उसके बाद भी बराबर स्टूडेंट है। समझ में आ रही है बातें, कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ पे जितना भी आए मेरे को नहीं पता, कैलकुलेशन कर लेना अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हाँ, इसके पहले यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, इसके पहले और इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर हैं, यही तो होता है ना आपका मीडियन। समझ में आई बात या नहीं आई? इंटरेस्टिंग इजंट इट, वेरी 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 इंटरेस्टिंग, एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। समझ में आ गया होगा ये फैक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बहुत ही बढ़िया। तो आगे चल सकते हैं भाई, आगे चलते वक्त हम मॉड की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मॉड में आपको समझा देता हूं कि मॉड क्या है, ठीक है ना। तो मॉड क्या है, मॉड इज द वैल्यू जो आपकी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आती है, जो आपका सबसे ज्यादा बार आता है, ठीक है ना। तो ये सबसे सिंपल है समझने में। मॉड इज डिफाइंड एज, मॉड इज द वैल्यू, क्या होती है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल आपको दिया हुआ है उसकी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स, जो कि बार बार आए, विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो कि सबसे ज्यादा बार है ना, सबसे ज्यादा बार है, उसको कहा जाता है आपका मॉड। तो भाई अगर रॉ डेटा का निकालना हो मॉड, सिंपल सी बात है,
अब ये तो बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगा सर जी, पता है? जी हाँ, रॉ डेटा का किस तरह निकालना, सिंपल सी बात है यार। अब जैसे मान लो डेटा आपके पास दे रखा है कोई 50 50 और फिर दे रखा है 70 70 70 लाइक दिस। यहाँ पे मैं सिंपल सा डेटा ले रहा हूँ आपके सामने। तो अगर इसका मेरे को मॉड बताना हो तो चिल्ला चिल्ला के अंदर से आवाज आ रही होगी, बच्चे बोल रहे होंगे सर दैट इज 70, क्योंकि 70 कितनी बार आया है, 3 बार 70 आ गया। तो रॉ डेटा का इस तरीके से मॉड निकालते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? किस तरह से मॉड निकालते हैं? डायरेक्टली देख के बता देते हैं कि भाई कितनी बार किसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी, दैट इज द मॉड। तो हम ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा, या फिर ऐसा डेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इज सेड टू बी योर मॉड। समझ में आई बात? बहुत ही सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन कोई बात नहीं, अभी समझ लो, क्योंकि मॉड फॉर ग्रुप डेटा आने वाला है। समझ गए ना? मॉड फॉर ग्रुप डेटा आने वाला है, किस तरीके से होगा। तो ग्रुप डेटा समझ गए होंगे ना यार, अब टेबल बार बार मेरे को देने की जरूरत नहीं है, टेबल समझ चुके होंगे कि किस तरीके से टेबल होगी, ग्रुप डेटा किस तरीके से आएगा, ठीक है ना? तो बात कर लेते हैं भाई मॉड फॉर ग्रुप्ड डेटा की। मॉड फॉर ग्रुप्ड डेटा, तो भाई ग्रुप डेटा अगर आपको दिया हो तो उसका मॉड कैसे निकालेंगे अपन? अब नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। अगेन वैसे ही टेबल वगैरह आपको दी होगी, सो आपको यहां पे क्या निकालनी पड़ेगी? मॉडल क्लास। वहां पे था आपकी मीडियन क्लास, यहां पे आपको क्या करनी पड़ेगी? मॉडल क्लास। आइडेंटिफाई द मॉडल क्लास। सबसे पहला काम कि आपको मॉडल क्लास निकालनी है। मॉडल क्लास से वो क्या कहना चाह रहा है? मॉडल क्लास से वो क्या कहना चाह रहा है? विच इज हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जाहिर सी बात है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जहां पे नंबर ऑफ डेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा, उस क्लास को आपको आइडेंटिफाई कर लेना है और फिर उसके बाद मॉड को कैलकुलेट कर लेना है। वैसे ही जैसे लास्ट टाइम था, पहले हमने मीडियन क्लास निकाली और फिर यहां पे क्या निकाले? मॉडल क्लास में कैलकुलेट द मॉड, और फाइनली फिर हमें कैलकुलेट कर लेना है मॉड को किस तरीके से। सिंपल फॉर्मूला है और याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, दैट इज मॉड इज इक्वल टू एल प्लस के एफ नॉट प्लस के एफ वन डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एफ नॉट। अभी मैं बताऊंगा सबका क्या कहानी है, माइनस के एफ वन माइनस के एफ टू इंटू एच। अब तक तो ये तो आधी तो चीजें समझ ही चुके होंगे बच्चे। एल क्या होता है? जी हाँ, तो एल क्या होता है बाल को, ये तो पता ही है। एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जाहिर सी बात है, उसमें भी अब तो इमेजिन कर पा रहे हो ना, वहां पे भी आपको दिया होगा। अभी अगले क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, घबराना मत, समझ गए होंगे कि अगला क्वेश्चन है ही लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। दिस इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। उसके बाद देखते जाइए जरा, एफ नॉट इज द, ध्यान से देखते जाइएगा, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। और ये किसकी होती है भाई? लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। उसी को तो मॉडल क्लास मानते हैं ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कहना चाह रहा है। तो ध्यान रखिएगा, F1 is the frequency of the class, just preceding the model class, है ना? क्लास preceding the model class, मतलब जस्ट उससे पहले वाली, preceding the model class, मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। समझ में? अब तो क्लियर हो रहा होगा ना, एक एक फंडा, मतलब अब तो एकदम दिमाग में छप रहा होगा अच्छे तरीके से जो भी चीज मैं यहां पे कह रहा हूं। एफ नॉट समझ में आ गया, एफ वन समझ में आ गया, एफ टू क्या है? एफ टू इज द फ्रीक्वेंसी इज द क्लास। अब कहने की जरूरत नहीं, आप ही बताओगे मेरे को चिल्ला चिल्ला के, दिस इज क्या है? दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। कौन सी होगी?
नेक्स्ट टू द मॉडल क्लास। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? मॉडल क्लास की नेक्स्ट क्लास वाली की फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट टू द मॉडल क्लास। और एच तो भाई बच्चों खुद ही बता दो मेरे को क्या होती है, क्या होने वाली? दैट इज width of the model class, simple, that is width of the model class। तो होपफुली एक एक चीज यहां पे इस फॉर्मूले के अंदर समझ में आई होगी, ठीक है ना? सो इस तरीके से हम निकालते हैं मॉड हमारा किसका? ग्रुप्ड डेटा का। तो मॉडल क्लास पे बेस होता है मॉड, और इससे पहले मीडियन क्लास पे बेस होता है मीडियन। तो भाई क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत है? तो डेटा रिलेटिंग टू द हाइट ऑफ 352 स्कूल स्टूडेंट्स, 352 स्कूल स्टूडेंट्स की हमने यहाँ पे डेटा दिया हाइट का। गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह दिया, कैलकुलेट द मॉडल हाइट। यहाँ पे क्या करनी है भाई? मॉडल हाइट को कैलकुलेट करना है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो क्या करेंगे? टोटल उसने निकाल के दे दिया बेचारे ने 352, ठीक है ना? सबसे पहले क्या करना है भाई? मॉडल क्लास पहचाननी है। जी हाँ, तो मॉडल क्लास कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे तो और सिंपल हो जाता है ना क्वेश्चन। मॉडल क्लास कैसे पहचानेंगे सर? बहुत ही सिंपल सर, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। 12 सबसे ज्यादा है ना, 37, 79, 452। अरे बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज योर मॉडल क्लास, इसके साथ वाली क्लास है ना। तो मॉडल क्लास समझ में आ गया, मॉडल क्लास कौन सी है? ओके गाइस, तो ठीक है, मॉडल क्लास समझ में आ चुकी है। तो बस अब तो भाई फॉर्मूला निकालो और लगाते जाओ। तो मॉड क्या होता है सबसे पहले? अब यहाँ पे मैं एक एक चीज अलग अलग नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि लास्ट में लिखवा चुका हूं। दैट इज एल। एल इज द लोएस्ट लिमिट, और व्हाट वी कैन से द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। वो कितनी है यहाँ पे? 4.5, ठीक है। ये आपका पूरा पूरा बाहर रहेगा, अंदर क्या आ जाएगा? दैट इज सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? क्या फ्रीक्वेंसी क्या था? एफ नॉट, यानी कि अच्छा एफ नॉट क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, या फिर हम बोल सकते हैं उसे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। वो कितनी है? दैट इज 152, एंड माइनस के कितना है? F1। तो ये था आपका एफ नॉट, ये था आपका F1, लिख देता हूं मैं फिर से, और ये हो जाएगा क्या आपका F2। समझ लो ना? एफ नॉट है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, या फिर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज एफ नॉट। उसके बाद F1 उससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 उसके बाद वाले की फ्रीक्वेंसी, लाइक दिस। सो अब समझ में आ रहा होगा, 152 माइनस के F1 था, दैट इज 79, और डिवाइडेड बाय कितना होता था भाई? डिवाइडेड बाय कितना था यहाँ पे? क्या लिखा हुआ था फॉर्मूले में? देखिए जरा, ट्वाइस ऑफ एफ नॉट माइनस के F1 माइनस F2। सो ट्वाइस ऑफ एफ नॉट यानी कि 2 इंटू 152। सो 2 इंटू 152 सीधा सीधा मैं कर दूं, कितना हो जाएगा आपके पास? 304, है ना? 304 माइनस के कितना था आपके पास? F1 दैट इज 79, माइनस के F2 दैट इज 65, इंटू width of the width of the मीडियन क्लास, सॉरी मीडियन बोल रहा हूं, मॉडल क्लास। तो कितनी है भाई मॉडल क्लास की विथ? 5 माइनस 4.5, h इज इक्वल टू 5 माइनस 4.5, कितना आ जाएगा? 0.5, 0.5। सो इसको जब आप निकालोगे, सो दैट वुड बी 4.73 अप्रोक्सीमेटली, ऐसा आने वाला है। सो 4.73 अप्रोक्सीमेटली इज द आंसर। कहने का मतलब ये जो है आपका 4.73 है ना। अगेन मेरे को इस 4.73 नंबर से मतलब नहीं है, लेकिन यहां पे जो भी नंबर आता वो नंबर आपके इस ग्रुप डेटा के अंदर बार बार आ रहा होगा। मॉड का मतलब ये होता है, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? मॉड का मतलब होता है कि ये नंबर जो है 4.73 इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर बार बार आया होगा कहीं ना कहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हैं? यानी कि ये जो हाइट है ये आपकी बार बार कहीं ना कहीं आ रही होगी, ठीक है ना? ये 4.73 वाले बच्चे ज्यादा होंगे, 4.73 वाले बच्चे ज्यादा होंगे, ऐसी संभावना है। बार बार ये हाइट आपकी आ रही होगी। समझ में आया? लास्ट क्या था? मीडियन, है ना? उससे पहले और उसके बाद बच्चे बराबर होंगे, या उससे पहले और उसके बाद नंबर बराबर होंगे। 4.73 बार बार आ रहा होगा, और उससे पहले तो एवरेज था ही था। तो समझ में आया? सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट करा और तीन चीजें बहुत ब्यूटीफुली कवर हुई, हमारा मीन, मीडियन और मोड। और मेरे को पूरा यकीन है कि आज जो बच्चे ये क्लास कर रहे होंगे और इससे पहले जिसको कंफ्यूजन होता था समझने में, आज के बाद सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि भाई मीन क्या है सर, मीडियन क्या है सर, और मोड क्या है सर। सारा कंफ्यूजन एक ही क्लास में खत्म हो गया होगा। और ये चीज अगर हुई है तो भाई प्रैक्टिस कर लेना और एक बार फिर से देख लेना लेक्चर को, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो।
और अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा आपके डिस्पर्शन की, यानी कि जहाँ पे आपका सेंट्रल टेंडेंसी से चीज़ें कितना भटकती हैं, वो टूल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये टूल्स आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड इवनिंग, बाय।